ऑनलाइन टॉपर स्टडी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। पिछली क्लास में ट्रांसलेशन में मैंने जो वर्क से संबंधित जो सेंटेंस थे, काम जो दिखाने वाले जो वाक्य थे, उनसे संबंधित केवल पहचानें बताई थी। अब मैं उनको बदलने के लिए कुछ नियम बता रहा हूँ। उन नियमों को आप ध्यान से सुनेंगे। चार्ट रूप में सारे नियम एक जगह ही बताने जा रहा हूँ और आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये आपका 3 टेंस होते हैं और तीनों टेंसों में 4-4 रूप होते हैं। ये आपका एक हो गया, ये दूसरा पोर्शन हो गया, ये तीसरा पोर्शन हो गया और ये चौथा पोर्शन हो गया। ये 4 पोर्शन होते हैं और आपके जिसमें से यहाँ पर इंडेफिनिट होगा, ये इंडेफिनिट, और ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस, और यहाँ पर ये परफेक्ट होगा। ये क्या होगा? परफेक्ट। परफेक्ट, ये परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। कंटिन्यूस, ठीक है ना। इधर आपके 3 जो टेंस हैं वो आपके रहेंगे। ये 3 टेंस में जैसे पहला आपका प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट। ये प्रेजेंट को यहाँ तक ले लेते हैं, प्रेजेंट यहाँ तक ले लो, यानी कि ये प्रेजेंट के चारों पोर्शन आ गए। और यहाँ ये पास्ट होगा, ये पास्ट के चारों पोर्शन आ जाएंगे। ये पास्ट के चारों पोर्शन आ जाएंगे। इसके बाद में अगला जो भाग है फ्यूचर होगा, फ्यूचर। इसमें भी आपके चारों पोर्शन आ जाएंगे। यानी काम की जो 4-4 स्थिति बन रही थी और हर एक टेंस में 3-4 चारों स्थितियाँ आएंगी और हर एक के लिए अलग अलग नियम होगा। यहाँ पर मैं ओनली नियम लिखूंगा, नियम से संबंधित जो त्रुटियाँ हैं या अपवाद हैं उन्हें अलग से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर ओनली नियम लिखा जाएगा। नियम में मैं 2 बातें लिखता हूँ, एक वर्ब में 2 बातें ध्यान रखनी है, एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक मैन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब, ठीक है ना। ये आपको मैं यहाँ पर लिखूंगा। बाकी सब्जेक्ट और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, सिंपल में नियम होंगे। सुनिए, ये पूरा पोर्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। किसका हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। ये पोर्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, ठीक है ना। और ये वाला पोर्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। यहाँ पर नियम जो होगा, जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब, या इसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। वो आपकी इसमें रहने वाली है या, दोनों एक ही चीज है। इसमें आपकी जो रहेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज, डू डज, ये आपकी रहेगी। जो मैन वर्ब रहेगी, मैन वर्ब, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपकी, यानी कि नियम बहुत इजी लिखवाता हूं मैं, नियम तो यही है, लेकिन इस नियम के अपवाद बहुत हैं। वो मैं यहां पर अपवादों का विश्लेषण नहीं करूंगा। मैं यहां पर आपका जो विश्लेषण करने जा रहा हूं केवल नियमों का।
आगे इनसे संबंधित जो भी अपवाद हैं, जो भी ये नियम जिन वाक्यों में नहीं लग पाता है, वो आगे इनके बारे में मैं डिटेल से समझाऊंगा। अब ये आपका अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां पे भी आपकी हेल्पिंग जो वर्ब रहेगी वो आपकी रहनी है इज, एम और आर, ये रहेगी। देखो यहां पर डू आपकी बहुवचन के लिए लगती है। किसके लिए लगती है? प्लूरल नंबर के लिए। ये सिंगुलर के लिए लगता है, सिंगुलर नंबर के लिए लगेगी। और यहां पर ये सिंगुलर के लिए लगेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको जो उपस्थिति वाले वाक्य जो बताए थे उनमें ये क्रिया के रूप में लगाया था, लिंकिंग वर्ब के रूप में लगाया था। लेकिन यहां पर उन्हीं वी फॉर्म वाली जो क्रियाएं थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लगेगी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी लगेगी। आप ये कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस में आपकी जो उपस्थिति में क्रिया जो लिंकिंग वर्ब में आ रही थी वो क्रिया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगी। तो ये तीनों क्रिया हैं, ये प्रेजेंट की कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगी। ये सिंगुलर नंबर में लगेगी, है ना, सिंगुलर नंबर। ये ओनली सब्जेक्ट आई के लिए आएगी, ये ध्यान रखना, केवल आई माने मैं। और ये आपका प्लूरल के लिए लगेगी, ठीक है ना, ये प्लूरल नंबर के लिए लगेगी। और यहां पर मेन जो वर्ब आने वाली है, मेन वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म में या प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लगने वाली है। प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं इसमें। अगला जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, ठीक है ना, वो आपकी क्या लगने वाली है? वो हैज और हैव लगेगी, हैज और हैव लगेगी। और हैज एक वचन के साथ, एक वचन अकेला करता हो, ये बहुवचन के साथ लगेगी, ठीक है ना। और मैन जो वर्ब लगेगी, मैन वर्ब जो वाक्य में काम होता है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी यहां पर, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। मैं केवल आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो वर्ब की जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि यहां वर्ब दो भागों में बट चुकी है। एक मुख्य क्रिया के साथ में सहायता करने वाली क्रिया जो होती है उसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहिए या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहिए। और जो वाक्य में काम जो हो रहा है, खेलने कूदे एनीबॉडी, उसकी जो अंग्रेजी है वो थर्ड फॉर्म में इसमें यूज होगी। अब आगे जो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आनी है या ऑक्सिलरी वर्ब आनी है वो आपकी आएगी, क्या आएगी? इसमें हैज बीन आएगी, हैज बीन और हैव बीन आएगी। ये दो बीन शब्द लग गया इसी में, यानी कि जो आपने खाली परफेक्ट में जो लगाई थी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में बीन लग गया है। ये एक वचन के लिए होगी, ये बहुवचन के लिए होगी। और मैन जो वर्ब में आपका प्रयोग होना है वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, जोड़ना है ये। इसमें एक समय और दिया होता है, तो समय के लिए दो बात रहेगी। जो समय दिया होता है ना
काम के शुरू होने का क्या होता है, वो समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय। वो कौन सा समय? काम के शुरू होने का। इसमें से की अंग्रेजी दो लगती है। से शब्द आता है और से में दो बात आती है। अगर निश्चित समय है तो सिंस लगानी पड़ेगी इसकी, और अनिश्चित समय तो फॉर लगानी पड़ेगी। ये निश्चित समय में जैसे कि सुबह से, दोपहर से, 10 बजे से, सोमवार से, 1990 से, यानी कि जो समय जहां से शुरुआत हो रहा है वो निश्चित हो रहा हो, वहां पर समय की अंग्रेजी से पहले अगर निश्चित हो रहा है तो सिंस लगाना है, और यदि अनिश्चित हो रहा है जैसे 4 दिन से, यहां पर भी ध्यान रखना कौन से 4 दिन। अगर वही कह दूं सोमवार से तो निश्चित हो गया, वो दिन का नाम आ गया। दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, सुबह दोपहर शाम आधी रात, या बजे शब्द आता है तो समझिए कि वो निश्चित समय है। अब यहीं पर दिन का नाम नहीं, दिनों की संख्या आ जाए, दिनों की, महीनों की संख्या आ जाए, वर्षों की संख्या आ जाए, तो समझिए वो अनिश्चित समय होता है। और उसकी अंग्रेजी से पहले से के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट आ गया। यहां पर ऑक्सिलरी जो वर्ब लगनी है वो डिड लगेगी, यानी कि डू की पास्ट फॉर्म डिड, सेकंड फॉर्म जिसे कहते हैं। डू की पास्ट फॉर्म डिड, जिसे हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, यहां पर लगेगी सहायक क्रिया के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। और ये सभी कर्ताओं के साथ होगी क्योंकि अकेला है। और जो मैन जो वर्ब लगेगी, वो मैन वर्ब जो होगी आपकी, वो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड आया है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अगर डिड नहीं आया है वो आगे कुछ बातें अपवाद में होगी, नियमों के अपवाद हैं। केवल 2 टेंसों के नियमों के अपवाद रहते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का और एक पास्ट इंडेफिनिट का। अर्थात अपवाद का मतलब जो मैं आपको यहाँ नियम बता रहा हूँ ये हर वाक्य के लिए वैलिड नहीं होता है। कुछ वाक्य इस नियमों का पालन नहीं करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, उनके लिए कुछ अलग से बातें समझानी पड़ेगी, लेकिन नियम यही है। अब यानी कि ऑक्सिलरी जो वर्ब थी वो पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगने वाली है, और अगर डिड आई है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। अगर डिड नहीं आई है तो फिर सेकंड फॉर्म लगने वाली है, वो आगे मैं समझाऊंगा। इसी तरीके से यहां भी आपकी ऑक्सिलरी जो वर्ब आनी है, सहायक क्रिया जो आनी है, वर्ब जो भी आनी है यहां पर बाज वर्ब आएगी, ठीक है ना। और मैन जो वर्ब आएगी वो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ये शॉर्ट में नियम लिखवा रहा हूं, और यदि तुमने ये चार्ट सा याद कर लिया तो आपको नियम ध्यान रहेंगे। यहां पर आपकी ऑक्सिलरी जो वर्ब आने वाली है, ठीक है ना, वो आपकी हेड रहनी है, और मैन जो वर्ब रहेगी वो थर्ड फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी। इसमें भी आपकी ऑक्सिलरी जो वर्ब आएगी, ठीक है ना,
वो आपकी आने वाली है हैड बीन। क्या आने वाली है? हैड बीन। और मैन वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में, यानी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। हैं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अब देखिए आगे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के भी लिए भी है ये। सुनिए यहां पर ऑक्सिलरी जो वर्ब आएगी, ठीक है ना, वो होगी आपकी बिल और सेल। क्या रहेगी? बिल सेल। यहां पर ध्यान रखना है सेल का जो प्रयोग होना है वो सब्जेक्ट आई और बी के साथ होना है, सेल का, ठीक है ना। और शेष सभी के साथ बिल का प्रयोग होना है। शेष जो भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी शेष सब्जेक्ट हैं, सभी के साथ बिल का प्रयोग रहेगा। यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग रहेगा, ठीक है ना। और यहां पर आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वो विल बी और सेल भी होगी, विल बी और सेल भी। मैन जो वर्ब रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, को जोड़ते हैं, ये रहेगा इसमें। यानी ऑक्सिलरी वर्ब में फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल और सेल रहेगी, और से सब बिल का वो सेल का प्रयोग सब्जेक्ट आई और बी। हिंदी में मैं और हम अगर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में तो वहां सेल लगाना है, और बाकी शेष में कोई आ जाए तो आपको बिल लगाना है। इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म का मैन वर्ब की का साथ प्रयोग करना है। यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब जो आएगी वो विल बी और सेल भी होगी, और मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी पड़ेगी। विल बी और सेल बी का वही सिद्धांत है, आई बी के साथ आपको सेल भी लगाना है, बाकी शेष के साथ विल बी लगाना है। अब फ्यूचर परफेक्ट में जो आपकी क्रिया आने वाली है बिल्कुल यही क्रिया रहती है, इसमें विल और सेल छोड़ता नहीं है। केवल एक ही बात ध्यान रखना है, कभी खाली बिल आ रही है तो कभी बिल के साथ में बी लग रहा है, तो कभी हैव लगेगा तो कभी हैव बिल लगेगा, ठीक है, रहेगा बिल और सेल ही, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी बिल हैव रहेगा और सेल हैव रहेगा, ये दोनों वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेंगी, और मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म रहेगा। मेन वर्ब के रूप में क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म का प्रयोग रहेगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग ये रहेगा आपका इसमें। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें आपकी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या रहने वाला है? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में केवल विल हैव बीन हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना, ठीक है ना, विल हैव बीन हो जाएगा यहां पर, विल हैव और बीन ये, और सेल हैव बीन ये आपकी रहेगी। और मैन वर्ब में वही रहना है, क्या रहना है?
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी जोड़ते हैं। समय के लिए बिल्कुल दी सेम समय यही बात रहेगी। अगर निश्चित समय आया है तो सिंस का प्रयोग करना है यहां पर भी, और अनिश्चित आया है तो फॉर का प्रयोग करना है। ये मैंने जो कार्य की जो 4 स्थितियां थी, पता नहीं कब काम हो गया, या काम जारी है, या काम खत्म हो रहा है, या काम जब से शुरू हुआ है उसका समय दिया है, ये चारों स्थितियों को यहाँ टेंस के रूप में बताने के बाद में ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया तीनों टेंसों में। प्रेजेंटों की 4 स्थिति, ये अनिश्चित के लिए हो गई, ये जारी रहने के लिए हो गई, ये काम खत्म होने के लिए हो गई, ये काम जब से शुरू हुआ है वो समय दिया है, और आगे काम जारी है वो उसकी कंडीशन हो गई। ये काम की 4 स्टेज हमारे सामने प्रस्तुत हुई थी। वो प्रत्येक टेंस में चारों स्टेजें आ गई, लेकिन उनके नाम आ गए। अनिश्चित के लिए इंडेफिनिट हो गया, जारी रहने के लिए कंटिन्यूअस हो गया, और काम समाप्त होने के लिए परफेक्ट हो गया, और जब से काम शुरू हुआ उसका समय देने के बाद फिर जारी रहा उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और तीनों टेंसों में रहा। प्रेजेंट के साथ ये चारों स्थितियां जोड़ दी हैं मैंने, यानी कि यहां से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा, ये प्रेजेंट परफेक्ट रहा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा। अब जब इस लाइन में आएंगे तो ये चारों स्टेज आप समझ रहे होंगे वही स्टेज हैं। ये वाली स्टेज पास्ट से आ रही है, उधर से इंडेफिनिट से आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। जब फ्यूचर में आते हैं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, ये फ्यूचर पर कंटिन्यूअस हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये चारों स्टेट काम की तीनों टेंसों में होती हैं, और इसके अलग अलग रूप मैंने नियम के रूप में केवल 2 ही चीज लिखी है। मैंने ये नहीं लिखा कि क्या केवल वर्ब, वो भी वर्ब अब 2 हो चुकी हैं, एक हेल्पिंग या ऑक्सिलरी, एक मेन वर्ब। वो मैंने आपके सामने लिखा है, क्योंकि जितना भी आप टेंस पढ़ेंगे उनमें केवल वर्ब ही आपको तकलीफ देगी, यानी वही आपको परेशान करेगी, तो मैं उन्हीं को ज्यादा याद करना है। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती हैं, एक वचन है तो कुछ आएंगी, बहुवचन है तो कुछ आएंगी, ये बातों का ध्यान रखना होगा। और ये बहुत शॉर्टकट रूम में मैंने आपको पूरा चार्ट 12 टेंसों का, या 12 जो स्टेज बनी थी तीनों टेंसों की, वो मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब इसमें 2-3 ऐसे नियम हैं कि वो अपने में परफेक्ट नहीं है, अपने में पूर्ण नहीं है, अर्थात वो कुछ स्टेज ऐसी उत्पन्न होती है कि वहां पर उनका प्रयोग नहीं होता है। वो हैं आपके केवल इंडेफिनिट वाले, केवल इंडेफिनिट वाले, बाकी किसी की भी कोई स्थिति में बदलाव नहीं होता है, जे आपके जैसे हैं और हर जगह लगते हैं। केवल इंडेफिनिट वाले जो हैं, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, इनमें कुछ परिवर्तन करना होता है, तब वो कुछ स्टेजों पर प्रयोग किए जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। वो क्या है मैं अभी समझाने जा रहा हूं, आप विशेष ध्यान से सुनेंगे। कुछ ऐसे वाक्य हैं इन तीनों टेंसों के लिए बताने जा रहा हूं, जिसमें से दोनों के लिए एक साथ सिद्धांत रहेगा, इसके लिए कुछ अलग रहेगा। इन दोनों के लिए लगभग एक सा सिद्धांत है, केवल वर्ब का चेंज होना है, जो टोटी है वो एक ही रहेगी। इसके लिए क्या रहेगा वो भी आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं इसी को समझाता हूं, यानी कि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट को समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वो क्या है सुनिए।
मैंने जब ऑक्सिलरी वर्ब लिखी है फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल लिखा है। शैल के बारे में लिखा कि ये सब्जेक्ट आई और बी के साथ प्रयोग होता है और बाकी शेष के साथ विल प्रयोग होता है। लेकिन ये जो बात है, कुछ ऐसी स्टेज हैं जहां पर ये प्रयोग उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब ये है कि आई बी के साथ तुम्हें विल लगाना पड़ता है और शेष सभी के साथ शैल लगाना पड़ता है। वो उल्टा स्टेज क्या है उसे समझने का प्रयास करिए। देखिए, नॉर्मली यह है कि जब आप वाक्य पढ़ें तो वाक्य पढ़ने पर आपको जब कभी भी वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट वाले में धमकी का बोध हो, धमकी देने का ज्ञान हो, तब ऐसी स्थिति में आई बी के साथ फिर विल लगेगा। आई बी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। यानी कि आप इसको ये समझ सकते हैं, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आगे चार्ट जगह सीमित है, जगह भर चुका है, मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, दो तीन बातें हैं। क्या हैं? एक धमकी शब्द है, एक क्या है? धमकी शब्द है। एक संकल्प शब्द है, संकल्प। एक वचन शब्द है और एक विश्वास शब्द है। अगर किसी भी वाक्य में इनमें से किसी एक का ज्ञान हो रहा है पढ़ने पर, तो समझ लीजिए अब आई वी के साथ आपको शैल नहीं लगानी, अब तुमको विल लगाना है। और बाकी सभी के साथ, यानी कि ये उल्टा प्रयोग। ये कब उल्टा प्रयोग हुआ? जब वाक्य पढ़ने पर अगर तुमको महसूस हो कि इसमें धमकी दी गई है या संकल्प लिया गया है या किसी को वचन दिया गया है या विश्वास व्यक्त किया गया है, इनमें से कोई सी एक स्थिति तुम्हारे सामने प्रस्तुत होती है, तो फिर आई बी के साथ जो मैं पहले बता रहा था शैल का प्रयोग होता, वो नहीं करना। फिर तुम्हें आई बी के साथ विल का प्रयोग करना है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये बातें नियम के अपवाद में हो गई कि अगर ये परिस्थिति आपके सामने किसी वाक्य में दी है तो आपको आई बी के साथ क्या लगाना है? फिर विल लगाना है। अगर ये नहीं दिया है तो शैल लगा ही रहे आप। बस इस बात का ध्यान रखें। जैसे अभी मैं तुमको पीटूंगा, अब मैंने बात बोल दिया, मैं तुमको पीटूंगा, इसका मतलब वाक्य में धमकी का ज्ञान हो रहा है। तो अब आई के साथ शैल में लगा करके आपको विल लगानी पड़ेगी। समझ में आ रही नहीं? तो क्या हो जाएगा? आई विल बीट यू, मैं तुमको पीटूंगा। बात समझ में आ रही नहीं? अब ये तो थोड़ा सिंपल था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन इनका कुछ थोड़ा टिपिकल मैटर है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। नियम यही रहेंगे, लेकिन ये नियम अपने में इस टेंस के लिए परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब हर प्रकार के वाक्य के लिए ये नियम नहीं लगेगा। वो क्या क्या रहेगा वो आपको समझना पड़ेगा। मैं अभी इस चीज को समझाता हूं। देखिए, इनके लिए कोई अपवाद नहीं, आप ध्यान रखेंगे। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी लिए कोई अपवाद नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस के भी लिए नहीं कोई, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए भी नहीं। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी कोई अपवाद नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए भी कोई अपवाद नहीं। यानी इनके लिए कोई अपवाद नहीं, ये नियम अपने में परफेक्ट हैं, आपकी हर स्थिति में प्रयोग होंगे। लेकिन ये अभी मैं एक के बारे में समझा चुका हूं, आप फिर सुन सकते हैं एक बार। केवल एक बात का ध्यान रखना, आई बी का प्रयोग आप आई बी कर्ता के साथ शैल प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी एक बात की जानकारी पढ़ने पर हो जाए कि धमकी दी गई है या विश्वास किया गया है, वचन दिया गया है,
तो फिर ये उल्टा प्रयोग हो जाता है। उल्टा प्रयोग का मतलब आईबी के साथ आपको बिल लगाना पड़ेगा फिर, और बाकी सभी के साथ सेल लगाना पड़ेगा, ये पलट जाते हैं। अब इनके बारे में आप सुनिए, जो मुझे विस्तार से समझाना है। मैं इधर इसको मिटाता हूं, और यदि आपको इसे लेना है तो आप लिख सकते हैं। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, तो देखिए क्या है, इनके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। केवल इन दो टेंसों की ही प्रॉब्लम है, ये नियम अपने में परफेक्ट नहीं है, वो भी सुनिए। देखिए पहला, ये आप कह सकते हैं कि नियम के अपवाद। कौन कौन से नियम रहेंगे? ये नियम के अपवाद रहेगा। ये अपवाद का मतलब इसको मानता नहीं है। वो क्या? पहली कंडीशन, ये दोनों टेंस के लिए रहेगा, प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए, दोनों के लिए एक सा अपवाद रहेगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन बनाते समय इंग्लिश में कुछ परिवर्तन आएगा। अपवाद में एक ही कंडीशन रहनी है, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट प्लस पास्ट के लिए बिल्कुल एक ही से अपवाद हैं। सुनिए, पहली कंडीशन, सिंपल सेंटेंस दिया हो। क्या दिया हो? सिंपल सेंटेंस दिया है ना, तो नियम नहीं लगेंगे, अर्थात डू और डज और इधर डिड वाक्य में प्रयोग नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना एक सिंपल सेंटेंस के लिए। दूसरा कंडीशन, नेगेटिव में कभी नहीं शब्द आने पर क्या होना है? नेगेटिव में कभी नहीं शब्द आने पर, ये शब्द रहना है कभी और नहीं, दोनों साथ आए। भाई दोनों साथ आए तब के लिए है, ठीक है ना, शब्द आने पर, तब भी आपका डू डज और डिड नहीं लगेगा, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है कि वाक्य में प्रश्न शब्द सब्जेक्ट बन जाए, यानी कि जो वाक्य आपको दिया है में प्रश्न शब्द, जो आपका प्रश्न करने वाला शब्द है, अगर सब्जेक्ट बन गया, यानी कि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट बन जाए, तो भी आपका डू डज और डिड नहीं लगेगी। अगली कंडीशन, चौथी, अगर वाक्य में आदत दी हो, क्या दी हो? आदत दी हो। क्या दी हो? वाक्य में आदत हो, तो भी आपका ये डू डज डिड नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाने जा रहा हूं? मेरी लैंग्वेज को समझिए, क्योंकि यहां यदि आपने समझ लिया तो आप कहीं गलती नहीं कर पाएंगे। मैं जो बता रहा हूं उस चीज को समझने का प्रयास करिए। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था उसका नियम है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसमें डू डज लगेगी। डज सिंगुलर नंबर के लिए, डू प्लूरल नंबर के लिए, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये नियम है, बस खाली इतना नियम है। लेकिन ये नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी वाक्य हैं सबके लिए लागू नहीं है। जिन जिन के लिए लागू नहीं है वो मैं यहां पर बता रहा हूं। ऐसे ही पास्ट के लिए भी समझा रहा हूं। ये दोनों के लिए एक सी कंडीशन रहती है, लेकिन बनाने में कुछ डिफरेंट रहता है। समझिए, पहली फिर सुनो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य आया है तो वहां पर आपकी सहायक क्रिया न डू लगेगी, न डज लगेगी, न डिड लगेगी। क्या होगा वो आगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में अगर कभी नहीं शब्द आया है तो भी आपकी डू डज डिड नहीं लगेगी।
ऐसे ही प्रश्न वाक्य में प्रश्न शब्द सब्जेक्ट बन गया है, यानी प्रश्न भी है, प्रश्न कर रहा है, लेकिन वो वाक्य का सब्जेक्ट ही बन गया, तब ऐसी स्थिति में आपकी डू डज डिड का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ही वाक्य में यदि आदत दी है किसी की, तो भी आपकी डू डज और डिड का प्रयोग नहीं होगा। फिर क्या होगा इनके लिए? भाई जब इनका ये प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा, सुनिए। अब इनके लिए क्या होगा वो भी समझिए। देखिए, इन वाक्यों के लिए डू डज डिड तो लगती नहीं, लेकिन मेन वर्ब तो लगती है। लेकिन मेन वर्ब में कुछ रूप परिवर्तन करके लगती है। वो क्या है, सुनिए, समझिए। पहले मैं पास्ट की बताता हूं, क्योंकि पास्ट का थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए सुनिए। अगर इन वाक्यों के साथ जब डिड नहीं लगती है तो वहां पर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। डिड नहीं लगती है तो सेकंड फॉर्म लगती है मुख्य क्रिया की। लेकिन आदत वाले वाक्य में आपको यूज टू का प्रयोग करना होता है। यूज का यूज हो जाता है, यानी वो भी इसे सेकंड फॉर्म बनाता है। अगर पास्ट की आदत दे रखी है तो आप डिड की जगह पर यूज्ड यानी यूज का सेकंड फॉर्म टू का प्रयोग किया जाता है। और यदि पास्ट के इनमें से कोई आया है तो डिड नहीं, केवल सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्टों के साथ रहेगी। ये पास्ट के लिए बात बता रहा हूं, जब आपका डिड न लगे तब। और डिड लग रहा है तो वही नियम है, फिर तो आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। लेकिन ये चार स्थितियां आपको मैं समझा रहा हूं। इन चार स्थितियों में अगर कोई भी कंडीशन प्रस्तुत होती है तो डिड नहीं लगेगी। तब डिड नहीं लगेगी तो इनमें से तीन स्टेजों के लिए सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इनके लिए सेकंड फॉर्म लगती है। और यदि आदत वाली बात आ गई पास्ट इंडेफिनिट में तो फिर वहां डिड की जगह पर एक यूज्ड टू का प्रयोग होता है और फिर फर्स्ट फॉर्म उसके साथ लगती है, क्योंकि वहां यूज जो है वो सेकंड फॉर्म में प्रयोग हो रही है। जैसे कि यहां डिड सेकंड फॉर्म में हो रही है। अरे पास्ट जो शब्द है इंडेफिनिट वो सेकंड फॉर्म यूज करता है। ये तो आपको मैं किसमें समझा रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट में ये चारों बातें मैंने समझाई हैं, जिसमें से तीन यानी सिंपल में, नेगेटिव में कभी नहीं के लिए, प्रश्नवाचक में प्रश्न शब्दकर्ता का काम करा। जैसे किसने खाना खाया, प्रश्न है किसने खाना खाया, किसने, अरे वही सब्जेक्ट बन गया। अब जब वही सब्जेक्ट बन गया तो वहां पर आपकी सब्जेक्ट का काम किसने किया, प्रश्न शब्द ने, तो यहां पर भी आपकी डिड का प्रयोग नहीं होना है। फिर उसके साथ में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना है। समझ में आ रही नहीं? और आदत के लिए मैंने आपको बता दिया है यूज टू का प्रयोग होना है, यूज टू का प्रयोग होना है, फिर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आना है। ये मैं आपको बता रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट में जब नियम नहीं लगता है। कौन कौन से वाक्य हैं? सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव में कभी नहीं शब्द आ गया तो भी नियम नहीं लगेगा, और प्रश्नवाचक में प्रश्न शब्दकर्ता का काम करता हो जिसमें से एक ही शब्द है, चाहे वो किसने कह दो या कौन कह दो, वो एक ऐसा शब्द है वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है ना? अगर कौन या किसने में से कोई आ गया तो समझ लीजिए वो प्रश्न शब्द भी है और उस वाक्य का सब्जेक्ट भी है, तो वहां पर आपको फिर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। और यदि आदत आ गई है तो फिर वहां पर एक अलग से शब्द आता है यूज्ड टू। यूज टू का प्रयोग डिड की जगह पर मान लीजिए और फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये बात रही किसकी? ये पास्ट इंडेफिनिट की। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में भी सुनिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रहेगा आपका
कि ये चारों स्थितियां आने पर आपका नियम नहीं लगेगा, अर्थात डू और डज का प्रयोग नहीं होगा। फिर क्या होगा सुनिए, ये मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर समझना है कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होना है, लेकिन किस तरीके से होना समझने का प्रयास करिए। अगर यहां पर सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट क्या है एक वचन है, तो आपको इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना होगा। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना होगा। डू डज तो लगेगा नहीं, कौन कौन से में नहीं लगेगा, सिंपल में नहीं लगेगा, नेगेटिव में कभी नहीं के लिए नहीं लगेगा, इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक सब्जेक्ट काम कर रहा हो, प्रश्न शब्द ही सब्जेक्ट का काम कर रहा हो या बन जाए, तो आपके लिए फिर आपको अगर एक वचन का ज्ञान होता है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ये जोड़नी होगी। अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो कुछ नहीं, केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। केवल एक वचन के लिए तुम्हें अंतर करना है, इसमें एस या ईएस जोड़नी होगी। इसमें समझना है, एस या ईएस के लिए मैं आपको बताता हूं। अगर वर्ब के पीछे क्योंकि दो चीज आ रही है, उसमें एक एस आ रहा है एक ईएस आ रहा है, तो अगर वर्ब के अंतिम जो अक्षर हैं इनमें से कोई एक आ जाए तो आपको ये लगाना है। जैसे अंतिम अक्षर में क्या आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए और एक्स आ जाए, ये इनमें से कोई एक मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे लगा हुआ आ जाए, तो ऐसे क्रिया के पीछे आपको ईएस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। अगर इनमें से कोई नहीं आता है, ईएस जोड़ना है। इसके लिए क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। अगर इनमें से कोई पीछे लग के नहीं आता है तो कुछ नहीं करना, केवल एस जोड़ना है। क्या करना है, फिर एस जोड़ना है। इनमें से न होने पर, यानी इनमें से न होने पर, इनमें से न होने पर फिर उसमें एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। फिर समझने का प्रयास करिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव में कभी नहीं शब्द है, या प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न शब्द ही कर्ता बन जाए या आदत हो जाए, तो क्या करना है, आपकी इसमें डू डज का प्रयोग नहीं होना है। फिर क्या होना है, जब डू डज का प्रयोग नहीं होना है तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये फर्स्ट फॉर्म है ना, इसी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना है। लेकिन दो बातें ध्यान रखनी है। अगर सब्जेक्ट एक वचन दिया है इनका सबका, तो क्या करना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है। ये बात बता रहा था मैं, यानी या तो तुमको एस लगाना है, सब्जेक्ट एक वचन होने पर लगाना है, बहुवचन पे नहीं, एस लगाना है या ईएस लगाना है। अब समस्या ये कि मैं दोनों को बोल रहा हूं, एस लगाना है या ईएस लगाना है। अरे भाई एस लगाएं या ईएस, मन की नहीं, मन की नहीं चलेगी। देखिए इसमें क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। अगर कोई फर्स्ट फॉर्म वाली क्रिया का अंतिम जो वर्ड है इनमें से कोई एक आया है तो वहां पर ईएस जोड़ना है। अगर सब्जेक्ट एक वचन हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए बता रहा हूं, तो उसमें ईएस जोड़ना है। अगर इनमें से कोई एक नहीं आया, कोई दूसरा आया, तो फिर एस जोड़ना है। बात क्लियर हो गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि डू डज का प्रयोग तो होना ही नहीं है, इनके लिए होना है फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन फर्स्ट फॉर्म में दो कंडीशन, अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको इन दोनों में से एक जोड़ना है, या तो ईएस जोड़ना है या एस जोड़ना है। ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि फर्स्ट फॉर्म में पीछे वाला वर्ड इनमें से कोई एक आ गया है
तो उसमें ये जोड़ना है, अगर इनमें से कोई नहीं आया तो ये जोड़ना है। और यदि बहुवचन सब्जेक्ट है तो कुछ नहीं करना, केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। आपको इसमें आदत वाले में भी ये लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका रहा इन नियमों के अपवाद। अब एक लफड़ा और है भाई, ये लफड़ों का संसार है। ये आपको ट्रांसलेशन जो पढ़ा रहा हूं, ये इसमें बहुत अपवाद में भी अपवाद उसे पढ़े हैं, उसे भी समझने का प्रयास करिए। अभी मैं आपसे कह रहा था कि सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव में कभी नहीं हो, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न शब्द कर्ता का काम करता हो या आदत हो, तो आपकी न तो डू डज लगेगी न डिड लगेगी। इनकी अलग अलग मैंने बातें समझा रखी हैं। यहां पर सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, और आदत वाली वाक्य में मैंने आपको बताया था कि यूज टू का प्रयोग होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म लगता है। और यहां पर मैं अभी समझा रहा हूं, अगर यहां एक वचन करता है तो आपको एस या ईएस फर्स्ट फॉर्म में जोड़ना होता है। मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस क्रिया के पीछे के अक्षर फर्स्ट फॉर्म में इनमें से कोई एक आता है तो ये जोड़ना है, अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो ए जोड़ना है। ये बता रहा था, ये इस नियमों के अपवाद थे। अब सुनो, अभी नियम के अपवाद बताया, अब मैं अपवाद का भी अपवाद बता रहा हूं। आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे, अरे भाई अपवाद के भी अपवाद होते हैं, उसे भी सुनिए। केवल 2 टेंसों के लिए है इनमें से। सिंपल में ध्यान रखना, अपवाद के भी अपवाद बताने जा रहा हूं, उसे भी समझने का प्रयास करिए। क्या अपवाद के अपवाद हैं? यानी नियम का ये अपवाद था और अपवाद के भी अपवाद, यानी कि अभी मैं मने कर रहा हूं, अभी कहूंगा कि लगाऊंगा नियम। वो कैसे, सुनिए। अगर सिंपल सेंटेंस में 2 शब्द हैं, एक अवश्य या तो, इनमें से कोई एक शब्द आ जाए सिंपल सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में? सिंपल में। समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यही कमी होगी और कुछ नहीं। यानी कि सिंपल सेंटेंस में अवश्य या तो अवश्य आ जाए या तो आ जाए, तो फिर नियम लगता है, अर्थात उसमें सहायक क्रिया डू डज या डिड लगती है। जब ये लगती है तो फर्स्ट फॉर्म आती है। अभी मैंने कर रहा था थोड़ी देर पहले, मैं कह रहा था कि सिंपल सेंटेंस में नियम नहीं लगता है, और अब कह रहा हूं कि सिंपल सेंटेंस में अवश्य या तो शब्द आ गया तो नियम लगता है। बात समझ में आ गया? मैं क्या बताने जा रहा हूं, मेरी लैंग्वेज को समझिए। थोड़ा मैं समझाने पर ज्यादा जोर देता हूं, अगर ये मेरी बातें आपको ध्यान रहेगी तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। सिंपल सेंटेंस में 2 कंडीशन, कभी नियम लगेगा और कभी नियम नहीं लगेगा। सुनो, नहीं लगेगा तो इन शब्दों में से कोई शब्द नहीं आना चाहिए तो नियम नहीं लगेगा, और नियम लगेगा तो इनमें तो एक आना चाहिए तो नियम लगेगा। और नहीं लगने के लिए बात बता दी है मैंने, जब नियम नहीं लगेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ ऐसे ये जोड़ते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, अगर नियम नहीं लगता तो ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर ये बातें आपकी बताई थी। लेकिन सिंपल सेंटेंस में अवश्य तो शब्द आ गया तो फिर ये नियम लगेगा, अर्थात उसमें सहायक क्रिया डू डज में से कोई एक आएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म में आएगी। यहाँ डिड आएगी तो उसकी भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये
नियम के अपवाद का अपवाद है। अभी सिंपल में नियम नहीं लग रहा था, अब मैं इन शब्दों के आने से नियम लगा रहा हूं। इसी तरीके से यहां पर भी समझिए कि प्रश्न शब्द जो है अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस पर भी सुनिए, लेकिन उसके साथ नहीं आ गया, क्या आ गया, यानी प्रश्न शब्द कर्ता का काम कर रहा है लेकिन साथ में ये शब्द और आ गया नहीं, तो फिर नियम लगेगा, फिर नियम लगेगा। आपको ध्यान होना है केवल दो कंडीशनों के लिए अपवाद के अपवाद हैं। एक सिंपल सेंटेंस में अवश्य तो शब्द आया है तो नियम लगने लगता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कर्ता का काम कर रहा है उसके साथ यदि नहीं आई है तो भी नियम लगता है। अगर नहीं आया तो नियम नहीं लगता है। तो फिर जो मैं पहले बता रहा था, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो अगर तुम्हें एहसास हो रहा है एक वचन है तो फिर ऐसे आइए जोड़ना है, बहुवचन है तो कुछ नहीं करना है, केवल फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और पास्ट इंडेफिनिट में है तो फिर सेकंड फॉर्म लगाना है। ये इसका जो नियम के अपवाद थे मैं उनके बारे में जानकारी बता रहा था, यानी कि ये नियम अपने में परफेक्ट नहीं थे, इनमें कुछ विशेष परिस्थितियों पर ये नियम नहीं लगते हैं। जब नियम नहीं लगते हैं तो फिर क्या होता है वो मैं आपको डिटेल से समझा के गया हूं। एक बार चलते में और समझ लें, बहुत फास्ट गति से समझाऊंगा। देखिए फ्यूचर के बारे में सुनिए। फ्यूचर में आई और बी जो करता था, हिंदी में मैं और हम था, उसके लिए शैल लगा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति है कि आई बी के साथ शैल न लग करके फिर बिल लगती है। वो परिस्थिति क्या थी? वो परिस्थिति ये थी कि वाक्य में धमकी दी गई हो, वाक्य में संकल्प लिया गया हो, वाक्य में विश्वास व्यक्त किया गया हो या वचन दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में आई बी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी सभी के साथ आई बी के साथ बिल का प्रयोग होता है। शैल नहीं बिल का। ऐसी स्थिति में आई बी के साथ बिल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग होता है। दूसरी बात यहां पर बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए एक से ही अपवाद है, उन्हें समझने का प्रयास करिए। यानी कि सिंपल सेंटेंस हो तो नियम नहीं लगेगा, नेगेटिव में कभी नहीं आया तो नियम नहीं लगेगा, वाक्य में प्रश्न शब्द कर्ता का काम कर रहा हो यानी सब्जेक्ट बन गया हो तो भी नियम नहीं लगेगा, और आदत वाली डायरेक्ट की हो तो भी आपका नियम नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट में ये बता रहा था कि नियम नहीं लगेगा तो डिड नहीं लगेगी, डिड नहीं लगेगी तो फिर यहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आदत वाले वाक्य में यहां सेकंड फॉर्म में लग करके फर्स्ट में रहती है, लेकिन आदत के लिए इस डिड की जगह पर यूज टू का प्रयोग हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए भी ये बात सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनमें से कोई कंडीशन एक आती है तो आपकी डू और डज का प्रयोग नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये फर्स्ट फॉर्म जो है यदि कर्ता एक वचन है तो उसमें बताया था इसमें एस या ये जोड़ते हैं, वो आपको मैंने पीछे समझाया था कि अगर क्रिया का पीछे वाला अक्षर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स अगर इनमें से कोई आया है तो ये जोड़ते हैं, और इन्हें छोड़ के कोई और आया है तो एस जोड़ते हैं। और यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो कुछ नहीं करते, केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी में फिर नियम के अपवाद भी बताए थे। यदि सिंपल में अवश्य तो शब्द आ गया इनमें से कोई एक तो फिर आपका नियम लगता है। नियम लगने का मतलब फिर सहायक क्रिया डू, डज या डिड लगती है तो फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रश्न वाले वाक्य में प्रश्न शब्द कर्ता का काम कर रहा हो, उसके साथ नहीं आई हो तो भी आपका नियम लगता है। अगर ये नहीं इसके साथ नहीं थी तो फिर नियम नहीं लग रहा था, अगर नहीं आ गया साथ में तो नियम लगने लगा। ठीक है ना, यही आपको मुझे इसके बारे में समझाना था। ये सारे नियम मैंने आपको चार्ट के रूप में समझाए हैं और आपने समझने का पूरा प्रयास किया होगा। मैंने भी अपनी पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इनको बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। आगे कुछ अभ्यास कराएंगे, कल आपको अगली क्लास में आपको अभ्यास कराएंगे। जब तक के लिए सभी बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार।